कि प्रधानमंत्री के इस मसले पर बोलने के बाद पूरी पार्टी इस मसले को लपकेगी और राजद के खिलाफ या महागठबंधन के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करेगी। भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इससे काफ़ी फायदा भी होता है बीजेपी को। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले रहे हैं कश्मीर में, इसका मतलब कोई दिन भर देख रहे हैं कि क्या गतिविधियां बिहार में हो रही हैं। आरजेडी को कितना फायदा होगा, क्योंकि आरजेडी अब सिर्फ माई समीकरण पर नहीं चलकर A to Z की बात कह रहा है। लालू प्रसाद अपने अभियान में बहुत हद तक सफल हुए हैं कि मेरा एजेंडा अगर कोई उठा रहा है उसको नेशनल लेवल पे, तो ये मेरी जीत है। एक उस तरह के आदमी पर प्राइम मिनिस्टर कितना नोटिस लेते हैं इंडिया में, बताओ जरा। इसलिए कि बिहार सबसे टफ स्टेट है पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बिहार में महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। मीसा भारती ने एक बयान दिया कि हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी तो नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। तो आपको बताना चाहिए था कि किस आरोप में उनको जेल भेजेंगे। तो तेजस्वी के लिए बहुत अच्छी बात है, उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका मैच्योरिटी जो बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा और हम हाजिर हो चुके हैं हर दिन की तरह कुछ राजनीति सवाल जवाब के साथ, और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन मीडिया के दो वरिष्ठ पत्रकार प्रणब कुमार चौधरी जी और कमलेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम पीएम मोदी के सवालों से करेंगे। जिस तरह से जमुई के उधमपुर में पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे और वहां पर उन्होंने मछली को लेकर, मटन को लेकर, जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव का वीडियो वायरल हो रहा है मछली को लेकर, और बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वो नवरात्र में मछली खाते हैं, और साथ ही पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ये कहा कि एक सजा याफ्ता नेता के घर में जाकर लालू प्रसाद यादव सावन के महीने में मटन खाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं कौन होता हूँ किसी को खाने पीने की चीज़ों पे रोकने वाला, कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। लेकिन आप इस समय में खाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किनको आप खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं सबसे पहले कमलेश जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर पीएम मोदी को इस पर बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने कल भी कहा था, परसों हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने जाने अनजाने एक मसला भाजपा के हाथ में थमा दिया है, और प्रधानमंत्री के इस मसले के उठाने का मतलब है कि पूरी पार्टी, भाजपा की पूरी पार्टी इस मसले पर अब वो आगे बढ़ेगी। एक तो नवरात्र का महीना है, आप देखें, और ठीक पहले चरण के चुनाव के पहले रामनवमी का त्यौहार है। ये पूरा जब जो ये फेज है पहले चरण का, ये हिंदू सेंटिमेंट को बहुत मतलब हिंदू सेंटिमेंट का अवसर है, और इस समय इस तरह के मसले को उठाने पर एक गोलबंदी होगी, एक तरह का माहौल बनेगा। आप जिसको आप भले इसको किसी भी नज़रिए से देखें, लेकिन ये तो तय है कि प्रधानमंत्री के इस मसले पर बोलने के बाद पूरी पार्टी इस मसले को लपकेगी और राजद के खिलाफ या महागठबंधन के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करेगी। तो एक पूरा का पूरा मामला उन्होंने एक आप पूरी की भाजपा अभी मुद्दे लपकने, जो भी मुद्दे उसके सामने आ रहे हैं उसको उसी तरह से लपक रही है जैसे आदमी अवसर को पकड़ता है। तो ये इसे वो अवसर बना रहे हैं अपने लिए, ताकि वो भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन पर हमलावर हो सके। और अब जब ऐसे काम करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, तो उनको अवसर मिलेगा आप पर हमला करने का। जी, मैं फिर से और सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास, लेकिन मैं प्रणब कुमार चौधरी जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कमलेश जी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने, यानी आरजेडी के नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने भाजपा को एक मौका दे दिया हमला बोलने का। भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इससे काफ़ी फायदा भी होता है बीजेपी को, तो इस वजह से बीजेपी इस पर अटैक कर रही है। लेकिन इससे आरजेडी को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि आरजेडी अब सिर्फ माई समीकरण पर नहीं चलकर A to Z की बात कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट होगा कि तेजस्वी की हर बात को प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले रहे हैं एक नेशनल लेवल पे। इसका मतलब कहीं न कहीं उस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़का जो कभी ज़्यादा दिन पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हर बातों का, यहाँ के नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के और बाकी लोगों की, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले रहे हैं कश्मीर में, इसका मतलब कोई दिन भर देख रहे हैं कि क्या गतिविधियाँ बिहार में हो रही हैं, चाहे खाने के सवाल को लेकर, चाहे बाकी दूसरे सवाल को भी लेकर। तो ये बात तय है कि तेजस्वी गेट नोटिस्ड, नंबर 1। दूसरी बात, वो जो बोल रहे हैं वो तेजस्वी तो क्लियर कर चुके हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था और 8 तारीख को खाया था।
तो वो बातें नहीं ख़त्म हो गई, नवरात्रा था नहीं उस दिन। तो ये बात अलग, लेकिन ये बात को अगर उठाया, मान लो कि मेरा एजेंडा अगर कोई उठा रहा है उसको नेशनल लेवल पे, तो ये मेरी जीत है। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कही है, बल्कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में भी कहा कि वो सावन के महीने में मटन खाते हैं। पुरानी बात हो गई, वो पहले नाम बिना लिए हुए राहुल जी के यहाँ जो मटन का प्रकरण जो कि वायरल हुआ, उसको भी वायरल किया गया। वहाँ पर मीसा थी, वहाँ पर राहुल जी थे, वहाँ पर तेजस्वी जी थे, वहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, वहाँ पर लालू जी थे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्रकरण में कि भाई अच्छा मटन बनाते हैं, ये करते हैं, इसमें तो किसी को था। फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे आपत्ति नहीं कौन क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, लेकिन एक हिंदू टच देने का कि हम इस पर्टिकुलर समय में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ये कहा कि आप दिखा कर किसको खुश करना चाहते हैं। हाँ, किसी को खुश नहीं करना चाहते, किसको खुश करेंगे? किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। वो तो खाने का आदत हो तो खाएंगे ही, और बनाने की प्रक्रिया एक इंटरटेनमेंट भी तो हो सकता है किसी आदमी का, एक शौक भी हो सकता है, एक हॉबी भी हो सकता है। मेरा दूसरा कहना है, मेरा ये कहना है कि पॉलिटिक्स अपार्ट, अगर बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्लस राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हर एक एक्टिविटी को नोटिस ले रहे हैं, इसका दो वजह है। एक वजह यह है आप उसको सीरियसली टेकअप कर रहे हैं, दूसरा वजह यह है कि नोटिस ले रहा है वो आदमी जो आपका मेन राइवल है, वो भी बिहार ऐसे राज्य में, ऐसा नहीं कि बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, बिहार तीसरा नंबर पे आता है यूपी और वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बाद। तो 40 सीट के यहाँ के लिए ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, प्रोसेस है। उधमपुर में इस चीज़ों को इन्होंने कहा बिना नाम लिए। इसका मतलब क्या है कि एक छोटी छोटी बातों का भी बिहार के, तो ये तेजस्वी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका मैच्योरिटी जो बढ़ रहा है, एज ए पॉलिटिशियन हम बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। उसको नोटिस नहीं लेते, उसको अमित शाह बोल देते हैं, नड्डा जी बोल देते हैं, उसको सम्राट चौधरी तो बोल ही रहे हैं, यहाँ विजय सिन्हा तो बोले ही ज़बरदस्त रूप से उस मछली वाले प्रकरण को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली वोलेटाइल जगह है बिहार, और बिहार की लड़ाई ज़बरदस्त होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये तो सही बात है बिल्कुल, इसलिए कि बिहार सबसे टफ स्टेट है पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बिहार में महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है, और अभी दूसरा कोई महागठबंधन का नेता आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अकेले तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाल रखी है बिहार में, तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए उनका भी बड़ा नेता खड़ा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री वहाँ सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। तो आपकी बात ठीक है कि तेजस्वी को नोटिस किया जा रहा है, लेकिन नोटिस इसलिए किया जा रहा है कि बिहार उनके लिए बहुत टफ है, और बिहार में प्रतिद्वंदी कौन है? तो तेजस्वी यादव। नोटिस लिया जा रहा है इसलिए नहीं, नोटिस लिया जा रहा है जबकि वो एक्सपेरिमेंट किया, वो तो जान के वायरल किया उसको नहीं। उसमें एक ये है, हल्कापन है कि वो कहा कि देखते हैं क्या रिएक्ट करता है। दोनों का क्या था, ये जो मुकेश सहनी और, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बचाव के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस तरह की बात कही। एक राज्य का वो मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, अभी क्या है, ही इज ओनली द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अभी उसका स्टेटस क्या है? वो डिप्टी सीएम भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो सीएम होता तो एक उस तरह के आदमी पर प्राइम मिनिस्टर कितना नोटिस लेते हैं इंडिया में, बताओ जरा। हमको तो नहीं लगता है 5 केस बता दो तरह। इंडिया में इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा देश है, ये सब जगह चुनाव हो रहा है। ये लोकसभा जनरल इलेक्शन कहते हैं इसको, सारी आम चुनाव है ये। आम चुनाव में ये नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, इधर गुजरात से जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। लेकिन कहीं तुम देखो, कहीं पूजा का नाम लिए, कहीं मंदिर का नाम लिए, कहीं कुछ दूसरा इशू रहा। लेकिन एक इंडिविजुअल लड़का जो कि उनका अगर होता तो बेटा के समझ में नहीं होता, लेकिन वो इतना आगे बढ़ चुका है पॉलिटिकली। हमको पॉलिटिकल एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस बात कर रहे हैं, हमको कोई उसमें दूसरा नहीं करना है। तो पॉलिटिकल एनालिसिस, जीतना हारना तो किसी के बात की बात नहीं है ना, वो तो जब रिजल्ट आएगा कौन जीतता है कौन हारा। इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया, वो समझ रहे हैं कि थ्रेट है, इसको नकार नहीं से। यहाँ के नेता कैसे नकारते हैं उसको, कुछ नहीं है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, ये है वो है, बहुत तरह की बात बोलते हैं जो हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, यही 2 मुद्दा है तेजस्वी। लेकिन ये मुद्दा को डिफ्यूज किया, उस मुद्दा को वो, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और उस मामले को डिफ्यूज किया, क्योंकि हैकनीड हो चुका है, उस पर कोई सब भ्रष्ट है यहाँ। तो
यहाँ तो जितना देख रहे अभी फिर कविता को जो अभी स्कैम में फंसी है सीबीआई, अब सीबीआई उसको टेकअप कर लिया है, उसका भी रिमांड बढ़ गया है। अभी 3 आम आदमी, वो बात नहीं है। अब है कि एक लाइट जिसको कि दोनों मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया, हेलीकॉप्टर में बैठ के खाना खा के दिखलाया, शो किया, उस चीज़ को देश का प्रधानमंत्री जो पिछले 1 दशकों से प्राइम मिनिस्टर है और वो समूचे एक ही इंडिया में कंपेनर है, दैट इज नरेंद्र मोदी, उसने इस बात का नोटिस लिया। कहाँ लिया? उधमपुर में लिया जी, जम्मू के उधमपुर में। मैं इस सवाल को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, इस प्रकरण को। मीसा भारती ने एक बयान दिया कि हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी तो नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी कि मैंने इस तरह से नहीं कहा था, मीडिया वाले ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। देखिए, अति आवेश में कभी ऐसी बातें राजनीतिक नेता कह देते हैं, और लेकिन चुनाव के समय उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन ये मसला तो भले उन्होंने अगले दिन 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा, तो 24 घंटे काफ़ी बड़ा समय होता है 24 घंटा प्रतिद्वंदी दलों के लिए, और भाजपा ने इसको इशू बना दिया। आप अगर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री और भाजपा के दूसरे नेताओं को जेल भेजेंगे, तो आपको बताना चाहिए था कि किस आरोप में उनको जेल भेजेंगे। तो सिर्फ जेल भेज देंगे ये तो बड़ा, तो वही आरोप जो आप प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद करने की बात कह रहे हैं। तो आपको, अगर आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जेल भेजेंगे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को कैसे जेल भेज दीजिएगा? वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जवाबदेह है। अगर भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप पकड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री को आप कैसे जेल भेज दीजिएगा? ये वो कह भी नहीं रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री और सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को जेल भेजेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये मसला बन गया तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनको समझाया होगा। तब अगले दिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात तो वापस नहीं ली। उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जी, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका। जी, आपने मीसा भारती के उस बयान को सुना है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या फिर फैमिली में एक इंटरनल कंट्राडिक्शन होता है, डिबेट होता है। अगर तुम देखोगी पिछले 10 दिनों का इलेक्शन कैंपेन राजद का, तो देखोगी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, बेसिकली इसी 3 मेन एजेंडा को। और उसने कहा भी है ये बात मुकेश सहनी भी अपने भाषण में बोल रहे हैं। ये बात जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं और इलेक्शन के उसमें जाते हैं, वो बोलते हैं कि नौकरी कहाँ मिला, तेजस्वी ने 17 साल बनाम 17 महीना। ये एक पार्टी का स्टैंड है कि हमको इसी मुद्दा को लेके जाना, ना भ्रष्टाचार पर कुछ बोलना है, ना इधर कुछ हमको दूसरे चीज़ पे बोलना है, परिवारवाद पर। तो जब एक एजेंडा लिए हैं, सडनली आउट ऑफ वे, हमको लगता है कि आउट ऑफ वे मीसा ने घर से निकल रही थी, सुबह जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसी में प्रेस वाले पूछे, वो तो सही है, वो तो ऑलरेडी मिस इंटरप्रेट कैसे करेगा, वो तो जो बोली वो तो सबको लाइव देखा ना, इसलिए ठीक है। तो बाद में क्षमा मांग नहीं सकती थी, उन्होंने कहा कि इसको किया। जबकि इमीडिएटली जब पत्रकारों ने पूछा एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव से, कहा छोड़ी कौन क्या बोलता है, हमको क्या है, आप पूछिए, आप लोग के पास सवाल नहीं है क्या, आप लोग पूछिए, बाकी वो तो मुद्दा डिस्कस करते नहीं है भाजपा लोग, वो बेरोजगारी का मुद्दा बोलते नहीं है, तो हम इस पर नहीं बोलेंगे कुछ। तो वो इसको अवॉइड, क्योंकि ये डैमेज जो करना था वो कर चुका, जो भी डैमेज होना था वो तो कर चुका। क्योंकि आपको इतना बेमनस से किसी प्रधानमंत्री, वो सर्विंग प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री केस चल रहा है तो बात अलग है, तो वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, खास करके ऐसे समय में जब वोट का इतना ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है हिंदुत्व के सवाल पर। प्राइम मिनिस्टर को लोग वहाँ पर एक सिंगल आइकॉन समझते हैं इंडिया में क्या बाकी लोग भी देख रहे हैं, जो सब उनका चल रहा है पॉपुलैरिटी ग्राफ, उस हिसाब से जो नहीं भी सपोर्टर होंगे वो सब कह रहे हैं कि मीसा ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, वही सीएम नीतीश कुमार पहली बार निश्चय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इस तरह की यात्रा उन्होंने पहले कभी नहीं निकाली, हालांकि वो अक्सर यात्रा करते नज़र आए, लेकिन बस में जिस तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस बस को बनाया गया है, इस तरह की यात्रा पहली बार उन्होंने निकाली है। इसका क्या मायने निकाला? उसमें लिखा हुआ है, ये बात तुमने नहीं देखा, हमारा बिहार पूरा परिवार
एक ये भी है। ये निकला इसलिए कि उनको लगा कि स्थिति भयानक है और हमको जाना, क्योंकि इस तीनों पार्टी में जो मेन कंटेंडर है भाजपा, जदयू और राजद, ये गठबंधन है, दोनों का गठबंधन है। तो उसमें हमको लगता है कि थोड़ा उनको एहसास है कि डेंट करेगा, उनकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, जो उनको एहसास है। उनको एहसास है तभी वो इस एज में निकले हैं। उनको काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि इस एज में उनको रोड यात्रा नहीं करनी चाहिए, गर्मी है, लू लग रही है, जो भी उनका बोलने का तरीका है। बाकी लोग बोल रहे थे, इवन मुकेश सहनी बोल रहे थे कि इतना उम्र में अभी रोड शो निकलने लगे हैं, कहाँ क्या तबीयत खराब हो जाएगा, इनको अपने हेल्थ का मन मजाकिया में भी कहा, लेकिन कहा उनको। तो बेसिकली ये है कि उनको निकलना पड़ा। वो रथ तेजस्वी ने मजाक से ही कहा कि जैसा मेरा रथ था वैसे ही इनका रथ है, हमारे रथ पर कमेंट कर रहे थे। ये तेजस्वी ने कहा, जस्ट रथ की बात जब पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा कि भाई हमारा रथ जैसा तो उनका भी रथ है, और वो रथ है तो हमारे रथ पर कमेंट किया जा रहा था भाजपा और जदयू के नेताओं के द्वारा। तो खैर अच्छी बात है, रथ से निकले, घूमे, तो रोड शो गए हैं और दिखलाया है, निश्चय यात्रा नाम है। लेकिन उसमें जो लगे हुए हैं कुछ ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है उसमें जो है कि नवादा के हत्यारों का जवाब दे माई बाप। कंटेक्स्ट में बोल रहे थे, मुझे लगता है अशोक महतो कंटेक्स्ट में बोल रहे थे, क्योंकि वो स्वजातीय है और वो उनकी पत्नी खड़ा हुई है मुंगेर से। तो एक मैसेज भी है, प्लस एक जो उनको जो फीडबैक मिला है, जो मेरा रिपोर्ट है कि कुशवाहा और कुर्मी का जो वोट है वहाँ पर बटेगा, क्योंकि इंटैक्ट इनको जाता था। तो वो चीज़ में अगर विघटन होगा, थोड़ा सा भी स्प्लिट करेगा, तो वो फ़ायदे में जाएगा महागठबंधन के। तो उसको इंटैक्ट करने के लिए उस इलाके में घूमना उनके लिए ज़रूरी है, जो उन्होंने समझा कम से कम उसको इंटैक्ट करने के लिए। अब प्लस ये सवाल कि इस तरह की जिसका साथ रहा है इस हत्यारे के साथ में, उसको कहाँ वो मैसेज दे रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, कहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये भी एक काउंटर होगा कि भाई क्रिमिनल्स हैं। और उसका है ही कि नवादा के हत्यारों का जवाब दे माई बाप। तो बेसिकली महागठबंधन के टारगेटेड करते हुए विवेक ठाकुर के पक्ष में वहाँ पर वो जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, अब प्लस जो मीडिया रिपोर्ट भी है बाकी है कि कुशवाहा का वोट बच सकता है। तो कुशवाहा में तो मेजर कुर्मी कुशवाहा के तो चैंपियन है, ये एक कद्दावर नेता है बिहार में, आज से नहीं 20 सालों से 25 सालों से। तो अगर इस वोट में स्प्लिट होता है तो थोड़ा डेंजर हो सकता है भाजपा के लिए। तो इसके लिए वो रथ यात्रा, बाकी इस बीच में और जगह जगह उनका प्रोग्राम है जो जा रहे हैं। जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि पहली बार सीएम नीतीश कुमार निश्चय रथ यात्रा निकाल चुके हैं और नवादा में रोड शो कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पहले वो कभी गए नहीं, और जिस तरह के पोस्टर्स की बातें हमने कही है उसका असर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि नवादा में तो हमने कई जगह लोगों से बातचीत भी की है, वहाँ पे क्या राजनीतिक माहौल है उसको भी हमने जानने की कोशिश की है, और हमने वीडियो भी लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल, नवादा में जो हम लोग गए और जब हम लोगों ने कुछ जाति आधारित जो गाँव में जब हम लोग गए, तो जो लालू प्रसाद ने प्रयोग किया है कुशवाहा उम्मीदवारों को देकर, उससे जो लवकुश का आधार वोट कहा जाता है जिसे नीतीश कुमार का, उसमें जो विभाजन, जो सिंधमारी जिसको कहते हैं, उसमें तो राजद सफल हुआ है। हम लोग नवादा में खुद जाके देख रहे थे। नवादा के उन गाँव में गए जो जहाँ कुशवाहा जात के ज़्यादातर लोग हैं, तो उन्होंने कहा, जिस तरह से उन लोगों ने उम्मीदवार को लेकर, राजद उम्मीदवार को लेकर जो उनकी प्रतिक्रिया थी या जो कह रहे थे, उससे लग रहा था कि लालू प्रसाद अपने अभियान में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो इसी लिहाज से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर निकलेंगे निश्चय या रथ यात्रा पर जाएंगे तो कुछ तो असर पड़ेगा। नीतीश कुमार उस आधार वोट को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकली, तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि जो लालू प्रसाद का ये जो सिंधमारी का जो पूरा अभियान है जो उन्होंने किया है, उसको विफल करने के लिए, और जो एक माना जा रहा है कि जदयू के उम्मीदवार जिन क्षेत्रों में लड़ रहे हैं वहाँ थोड़ी स्थिति कमज़ोर है, तो उस स्थिति को भी ठीक करने के लिए नीतीश कुमार क्षेत्र में निकल रहे हैं। जी, नीतीश कुमार क्षेत्र में निकल रहे हैं। एक चीज़ और बता रहे हैं, आज फिर उनसे एक दूसरी बार स्लिप ऑफ टंग, जी मैं वही पूछने वाली थी आपसे, स्लिप ऑफ टंग हो गया कि उन्होंने बोला कि 4000 पार। लेकिन इस बार का दूसरा सिचुएशन ये था कि उनको पीछे से
उनके आदमी ने कहा कि सर 400 पार। तो वो कहे सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने वो उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि हाँ 400 से भी पार। तो बेसिकली उनको ये भी हिदायत दी गई, हमको लगता है खास करके पार्टी के दूसरे घटक जो हैं भाजपा के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति में, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इसमें कोई ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं है, कि कम बोलिए, थोड़ा सा ज़्यादा बोलने से दिक्कत हुई तो उनको कहा है कि इसलिए तो रथ यात्रा भी एक कारण है, अदरवाइज एक्सटेम्पोर बोलते तो रथ यात्रा में जो उनके साथ होंगे और जो इस चीज़ को करेक्ट, कैसे पीछे से बोला, वो पीछे से बोले सर 4000 नहीं 400 सर, हाँ सॉरी 400 पार। तो बेसिकली ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि पार्टी के लिए कभी कभी डिजास्टर हो जाता है, और इसको माखौल मजाक बनाकर देखिए इतना दिन से मुख्यमंत्री हैं इस तरह की बातें करते हैं। तो ये भी एक फ्रेंडली एडवाइस दिया गया है लोगों को कि कम बोला जाए और थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों को बारे में बोला जाए। अगर ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हम इसको कहेंगे, बाकी चीज़ तो सबको पता है क्या है। जी, वही हम जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका काफ़ी विरोध देखा जा रहा है, विरोध का सामना कर रहे हैं इस समय जीतन राम मांझी। तो क्यों विरोध का सामना कर रहे हैं जीतन राम मांझी, आप बता सकते हैं? हाँ, इसलिए बता सकते हैं कि उनकी जो क्लोज रिलेटिव, एक तो सब परिवार को ही टिकट ज़्यादातर मिलता है उनके पार्टी में, मतलब बहुत सारे पार्टी हैं उसमें उनका भी एक पार्टी है। तो बाराचट्टी एक कंस्टिट्यूंसी है, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, उन्हीं के क्लोज रिलेटिव है ज्योति मांझी। तो ये ज्योति मांझी के साथ कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि क्षेत्र उन्हीं का ही पार्लियामेंट क्षेत्र है, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। तो जीतन राम मांझी ज्योति मांझी के साथ घूम रहे थे बाराचट्टी में। ये कल की घटना है, एक दिन और पहले सुना कि मैंने हुआ है। और उसके बाद ज्योति मांझी गो बैक, ज्योति मांझी मुर्दाबाद, ज्योति मांझी में वर्चुअली उनको रोकना पड़ा। और वो अगर विजुअल आप देखिएगा तो लगेगा कि वर्चुअली अटैकिंग था, वापस जाओ। तो पूछा गया उसमें से क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो रिपोर्टर थे जो वहाँ पर लगे हुए थे, तो बोले कि भाई इन्होंने जो एश्योरेंस दिया वो कुछ की ही नहीं है, या आती जाती नहीं है, खाली जब अभी समय है, मैंने जो एक टिपिकल चुनाव के समय होता है। तो ये बड़ा रौद्र रूप था लोगों का। और ज्योति मांझी नहीं इम्पॉर्टेंट है, वहाँ जीतन राम मांझी इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि बाराचट्टी में उनका वोट है, उसी के कैंपेनिंग के लिए गए थे। तो इस तरह की छिटपुट घटनाएं हर जगह हो रही हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने घटना नहीं है, लेकिन ये है ऐसे नेताओं को विरोधों का सामना करना लेकिन पड़ता है, जो वादे करके भूल जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे मांझी जी पिछले 2 बार से हार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिपीट हो रहे हैं, आप इच्छा आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो लोगों में ये है, लोग को तो यही मौका है नेता से मिलने का। तो ये अच्छा साइन नहीं है, साइन सब जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ नए हैं वहाँ तो नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन इस तरह का हो रहा। हम तो लोग डिस्कस किए थे आगे की फेज में भी होगा, जो कि शुरू हो गया अब इस तरह का सिचुएशन। तो ये हमको लगता है कि खास करके हमको भी लगता है कि अभी हाल के दिनों में, कल या परसों जो प्रधानमंत्री अमित शाह आए थे, अमित शाह कल आए थे, तो उनको जब डैश पर बैठे हुए थे, जो मैंने देखा वीडियो उनके लाइव, तो उसमें देखा गया कि उनको बहुत कम समय दिया गया बोलने का, एक बार नाम लिया गया, जबकि सुशील कुमार सिंह बहुत समय ज़्यादा बोले। उनके साथ सम्राट चौधरी बैठे हुए थे और ये बैठे हुए थे, ये चौथे नंबर पर बैठे हुए थे, एक फर्स्ट रो के बाद एक बार नाम लिया गया सीनियर लीडर, सीनियर ये नेता जीतन राम मांझी, उसके बाद नाम नहीं लिया इनका। सुशील सिंह का नाम लिया। सुशील सिंह का बोला कि सुशील सिंह का यही एक गुस्सा रहता है हम लोग के प्रति कि ये चाहते हैं कंस्टिट्यूंसी का जबकि वो औरंगाबाद का है, हम बोल रहे हैं कहाँ, गया में बोल रहे हैं। तो 2 कंस्टिट्यूंसी का वहाँ पर मीटिंग हो रही थी बेसिकली। तो उसमें अमित शाह जी ने दोनों के बारे में बोला, लेकिन ज़्यादा समय दिया औरंगाबाद। मैंने एक देखने वाला जो एक नॉर्मल ऑब्जर्वर है, वो देख के कहेगा ही इज़ नॉट हैप्पी विथ जीतन राम मांझी फेस वैल्यू पर। जी, लेकिन देखना ये भी होगा कि जो ये असंतोष है ये वोट में कितना तब्दील हो पाता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ लोग शुरू में बहुत नाराज़ रहते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ दूसरा हो जाता है। तो चुनाव में, खासकर लोकसभा चुनाव में वोट देने के आधार भी अलग घटनाएं होती रहती हैं। और इस पर हम लोग बात किए कि देखिए अब वो पहले वाला दौर नहीं है कि आप किसी भी उम्मीदवार को लाके क्षेत्र में लगा दीजिए और लोग वोट कर देंगे, नहीं। अब तो जैसे जैसे चुनाव दर चुनाव लोगों की राजनीतिक चेतना में विकास हो रहा है और लोग बहुत डिसीजन लेते हैं और उसके अनुसार रिएक्ट भी करते हैं। आप देखिए, हम लोग नवादा में गए, पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि लोग बोल देते थे, मैंने लोग पत्रकारों के सामने यह बोल दे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, लोग नहीं बोलते थे।
अब लोग एकदम बहुत ब्रेवली बोलते हैं यार इसने कुछ नहीं किया, हम इसको वोट नहीं देंगे। तो ये एक बदलाव है, ये और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में बिल्कुल विरोध की गुंजाइश रहती है, असहमति का स्पेस हमेशा दिया जाना चाहिए। जी, मैं जीतन राम मांझी को लेकर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीतन राम मांझी को अहमियत नहीं दी जाती राजनीति में, या फिर इन दिनों उनकी अहमियत कम हो गई है? मुझे नहीं लगता है कि अहमियत नहीं दी जा रही है एनडीए में। अगर अहमियत नहीं दी जाती तो एक सीट उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाता। तब तो जैसे पशुपतिनाथ समीकरण को भी देखते हुए दिया जा सकता है ना सर। पारस को साइड लाइन कर दिया गया, उस तरह से उनको भी किया जा सकता था। लेकिन चूंकि महादलित समाज के अभी वो अकेले बड़े नेता मुजहर हैं, महादलित में भी सबसे जो लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, उसमें देखो चमार भी होता है, वो भी दलित महादलित है, उसमें पासी भी दलित है, उसमें पासवान भी दलित है, लेकिन ये दलितों का दलित है मुसहर। और गया आज से नहीं, जब से है तो मांझी का ही पूरा जब से हुआ है आरक्षित, तो बेसिकली कहना है कि वो मुसहर है। लेकिन मुसहर भी हैं, वो इनलाइटेंड मुसहर हैं, इसलिए कोई जगन्नाथ मिश्रा के समय काम करते थे, उस समय से वो चले आ रहे हैं। माने उनका जो एज है और जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनको उनका ड्यू मिला नहीं। वो नीतीश कुमार से भी राजनीति में सीनियर है। आज की तारीख में मुसहर समाज के वो सबसे बड़े नेता हैं। मतलब उनके लेवल का उस समाज में कोई दूसरा नेता नहीं है। और बड़ा लड़ाकू समाज है, मतलब बहुत जुझारू समाज है वो। और लोग तो कहते हैं कि अब तो बूथ पर वो लड़ जाता है, वोटिंग बूथ पर वो लड़ने वाला इनलाइटेंड है और बेसिकली बहुत अवेयरनेस और इनलाइटेंड हो गया है। खास करके बहुत ज़्यादा जो पीपुल्स मूवमेंट बिहार में हुए हैं, भोजपुर में और जहानाबाद के एरिया में, और गया में, खास करके गया अर्लियर सेंटर था एक्सट्रीमिस्ट का। अभी न जहाँ नक्सल आंदोलन की रीढ़, बस ये है कि नक्सल आंदोलन की रीढ़ की जाती बात हो गई कि उस समय औरंगाबाद नहीं था, जहानाबाद नहीं था, अरवल नहीं था, तो एक बहुत बड़ा जिला था और उस जिला में वो एक्सट्रीमिस्ट का एक सेंटर हुआ करता था। तो उस वजह से भी जो मिलिटेंट कास्ट होता था, खास करके इस तरह के मुसहर, वो इन्फेंट्री में आगे लड़ते थे वही बंदूक लेकर के। जब अंडरग्राउंड आप दलितों की बात कह रहे हैं, दलितों के नेता जितने सामने आएंगे उतना दलितों का उत्थान होगा। जिस तरह से आरक्षण की बातें हो रही है, आरक्षण का भी लाभ उनको मिलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी की जिस तरह से अहमियत कम होती जा रही है, या फिर यूँ कहें कि हमेशा ये कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने थे, और यही तो ये तो बात सही है, इसमें दो राय बात नहीं है। आप देखिए मतलब, लेकिन इन दिनों सर किराए मुसहर की खूब चर्चा हो रही है, जो बिहार के पहले मुसहर सांसद थे और पहला आम चुनाव में वो जीतकर सांसद बने थे। तो किराए मुसहर की इस वजह से चर्चा इन दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है, क्योंकि अभी तक उनके घर में उनका घर पक्का का घर नहीं बना है। उनके बेटा को भी राजनीति इस्तेमाल के लिए सिंहेश्वर स्थान से चुनाव तो लड़ाया गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। अभी भी उनके घर में उज्ज्वला योजना नहीं पहुंची है, कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया है। तो फिर दलित के नेता भी अगर राजनीति में आते हैं तो वो किन दलितों की बात करते हैं, दलितों का वो कितना उत्थान कर पाते हैं? देखिए, किराए मुसहर जिस दौर में सांसद बने थे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव में भाग लिया था, तो उस दौर के जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हुआ करते थे, वो मूल्य निष्ठा महत्व रखता था उनके लिए। तो किराए मुसहर इतने दिनों तक सांसद रहने के बावजूद, एक तो जिस समाज से आते हैं उस समाज की निश्चलता और उनकी ईमानदारी और खुलापन, उसमें आप देखिए, हम तो कहते हैं जीतन राम अभी प्रणव जी ने ये कहा कि दलितों की आवाज़, मुसहरों की आवाज़ काफ़ी बुलंद हुई है, लेकिन अभी भी आप सुदूर गांव में चले जाइए तो वहाँ लोग मूस खाने पर विवश हैं, मूस खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, घोंगा डोका खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निहायत ही शर्मनाक स्थिति है अगर जहाँ भी ये हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे स्थितियाँ बदल रही हैं, बिल्कुल उसी तरह नहीं जिस तरह से आज से 50 साल पहले था। या आप देखिए कि यही कारण है कि जो नक्सलवादी आंदोलन जो था, हथियारबंद आंदोलन किस तरह से कमज़ोर हुआ। इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं इसलिए कि लोग लगातार राजनीतिक चेतना से संपन्न हो रहे हैं और अपनी बेहतरी का प्रयास कर रहे हैं, और राजनीति में भागीदारी
उनकी हो रही है। और आज का आधुनिक अर्थशास्त्र कहता है कि वही समाज विकसित होगा जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे सारे जो दलित समाज थे, महादलित समाज हैं, उनकी भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। तो स्थितियाँ बदल रही हैं, उस तरह की स्थिति। प्रणव जी, आप भी मानते हैं कि दलितों को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर राजनीति समीकरण को देखते हुए उन्हें अहमियत दी जा रही है? हर कास्ट में ये होता है, खास करके अभी के सूचना तंत्र का जो आयाम है, हम लोग कैसे उस मुसहर से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं ना। उस समय के सूचना का तंत्र अभी के, जब भी हम बात करें तो परिस्थितियों के आधार पर सूचना तंत्र का तो इतना गैप हुआ है कि जब किराए मुसहर का निधन हुआ था तो कई दिनों बाद संसद भवन में, 1 महीने के बाद संसद भवन में सूचना पहुंची थी। आप एक सर्वे करवा लीजिए पटना के पत्रकारों के बीच में, कहिए किराए मुसहर कौन थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक थे कि चपरासी थे कि ये थे, तो उसमें से हो सकता है कि 20% को छोड़ के 80% तो बहुत बड़ी संख्या। हाँ, एक बहुत बड़ी बात, वो गलती हम बोल दिए। दूसरी बात क्या होता है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने कहा कि वही है। याद करो, हरी माझी भी है ना, एक साहनी भी है, एक अभी नीतीश जी ने जो बनाया है माझी के जाने के, बेटा के जाने के बाद जो मंत्री बनाया है, मुसहर को बनाया। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम सदैव। और याद कीजिए, अगर वो दिन भूल गए हैं जब लालू प्रसाद यादव ने भगवतिया देवी को फैला दी। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर बढ़ाने वाले नेता का सोच हो तब न बढ़ रहा है, अदरवाइज कहाँ से बढ़ रहा था। तुम देख लो पिछले 30 साल के पहले का कितने मुसहर आते थे फ्रेम में। उठाया एक औरत को लालू जी ने और उसको बना दिया, MP के लिए खड़ा कर दिया। न पढ़ने आता था, न लिखने आता था, कुछ नहीं। नीतीश कुमार भी जब सरकार में आए तब उन्होंने भी कई आयोग नहीं आरोप लगा, नहीं, ये तो हम बता रहे हैं पुरुष की बात, हम बता रहे हैं महिला की बात। ये बहुत बड़ा बात है। एक पॉलिटिकल गेम खेला उन्होंने, एक पासा नहीं फेंकते हैं, उस तरह का पासा फेंका। और भगवतिया देवी जब पार्लियामेंट में आई, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का अखबार है जो उस पर प्रोफाइल नहीं किया? अगर उस समय का अखबार देखें आप, तो कौन लेडी है, ये कौन लेडी को ले आए, कहाँ के लेडी? पत्थर तोड़ने वाली मुन्नी देवी की भी बात कह सकते हैं। वो कपड़ा, मुन्नी देवी वो कपड़ा धोती है, ये पत्थर तोड़ने वाली औरत थी। दोनों कंपेयर मत कीजिए, मुन्नी इज डिफरेंट। मुन्नी अभी जो हुई है MLC उसकी बात कर रहे हो ना, वो नहीं, कोई तुलना नहीं है उस दोनों से। ये अभी हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि पहले लालू यादव ने जब वो MP बनाया, वो पत्थर तोड़ती महिला का था और कुछ नहीं। मुन्नी देवी तो पटना में अगर धोबी हैं, बहुत इनलाइटेड है, हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हम पटना के शहर में धोबी हैं तो हमको जानकारी है कौन क्या है, रोज पढ़ना लिखना, लोगों से बातचीत करना। एक औरतों का समूह है यहाँ धोबी वाले का, जो लोग डिस्कस करते हैं, जो बात करते हैं। उसके नेता हुआ करते थे श्याम रजक, और श्याम रजक ऑल इंडिया वॉशरमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जी, आपने कई दलित नेताओं का नाम लिया है, महादलित नेताओं का नाम लिया, यहाँ तक कि महिलाओं तक का नाम लिया है। लालू प्रसाद यादव ने उनको मौका दिया है आगे बढ़ने का। लेकिन आप ये बताइए कि भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जो दलित महादलित आगे आएंगे वो अपने से पीछे दबे कुचलों को आगे बढ़ाएंगे, आरक्षण उनको भी दिलाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है, नाम लेने का सवाल है। अम्बेडकर का नाम कैश होता है और कैश क्रॉप की तरह इसको यूज़ करते हैं हम हर इलेक्शन में, और हर इलेक्शन में उनको यूज़ नहीं करेंगे, मेरा वोट घट जाएगा दलितों में। तो हमको करना है। और एक चीज़ और गौर नहीं, एक चीज़ और गौर कीजिए प्रीति, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको खिलाफ में है? ये जान लीजिए। हमसे बीजेपी को झंझट है, आपको आरजेडी से झंझट है, उसको समाजवादी पार्टी से झंझट है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर समूचा दुनिया एक इंडिया, चाहे वो भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, सब अंबेडकर का नाम। तो अंबेडकर का नाम ले उसको तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके कहे हुए बातों को, या उसको समर्थन तो नहीं दे रहे हैं। प्रकरण को अब हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की भी बहुत पाबंदी होती है और बातें तो बहुत सारी हैं। बातें तो इलेक्शन में होंगी ही, नहीं बात तो इलेक्शन में होंगी ही, इसलिए हम कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि पप्पू यादव के घर पर जिस तरह से छापेमारी हुई है, चुनाव के समय में इस छापेमारी का क्या मायने निकाल सकते हैं? कुछ मायने नहीं, उनको हैरास किया जा रहा है नेसेसरी, पता नहीं अब क्यों ऐसा कर रही है सरकार। हमने एक छोटी सी बात थी, कोई घर में धन नहीं मिला, कोई धन में के लिए भी नहीं गया था। एक गाड़ी थी उनकी, जो गाड़ी सज रही थी, ब्रांडिंग हो रही थी, चुनाव के समय है भी प्रचार के लिए, तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी उनके घर में। ऐसा नहीं कि गाड़ी रोड पर पकड़ा था। तो एक मजिस्ट्रेट आया, कहा कि आपका गाड़ी को सीज करना है, और उसके बाद उसने बताया कि किसके ऑर्डर से आप आए हैं। एक हीटेड डिस्कशन हो गया उस मजिस्ट्रेट में और पप्पू यादव जी ने। उस यादव ने तो थ्रेट कर दिया, हाँ 26 के एग्जैक्टली, और उसको थ्रेट कर दिया और कहा
कि आप किसके ऑर्डर से आए हैं गाड़ी लेने के लिए, सीजर के लिए। तो कहा कि डीएम साहब और एसपी साहब, कहा कि निकालिए सीजर ऑर्डर। तो कहा कि सीजर ऑर्डर कहाँ है? तो उसी से पता चल गया कि मुखर कानून है कि जाकर कहा होगा जाके तुम ले आओ, देखते हैं क्या करता है। मतलब ये इसका मतलब समझे, जाकर कहा होगा यानी किसने कहा होगा, आप बता सकते इससे हैं? गेन, लेकिन किसी ने कहा, लेकिन इससे गेन होगा पप्पू यादव को। हाँ नेचुरली गेन हो गया। और गेन हो गया, और जो खासकर जो कमलेश वहां पर 100 आदमी खड़े थे पीछे और डांटा तुम जाओ पीछे। वो कह रहा था कि नहीं मेरे पास ये है, वो कुछ बता रहा था। कहा नहीं आप इनको पीछे ले जाइए। माने उसके समर्थक चारों तरफ घेरे हुए थे और वो जो पुलिस एक ड्रेस में था, उसे एसएचओ होगा या जो भी वहाँ का थाना का था, वो ऐसे खड़ा था और उससे सवाल जवाब हो रहा था कि आपको किसने कहा? तो कहा कि डीएम। कहा कि निकालिए सीजर ऑर्डर, निकालिए सीजर ऑर्डर। उसको थ्रेट किया, कहा कि 26 तक रहने दीजिए, 26 के बाद मिलिए हमसे आप। इससे पप्पू यादव का जो आधार वोट है वो गोलबंद होगा, एकजुट होगा और उसमें डिवीजन नहीं होगा। मेरा कहना यही है। मुझे लगता है कि अगर ये छापामारी भी की गई है तो एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि यादव वोट में डिवीजन नहीं हो और वो पप्पू के साथ चला जाए पूरी तरह से। ये इसलिए भी नहीं कहेगा। तीसरी बात हमको भी ये लगता है कि पप्पू यादव को ये ऑर्डर पटना से आया होगा, गया का मामला नहीं, पूर्णिया का मामला नहीं है। उससे बिना परमिशन लिए उठ जा नहीं सकता है ना। इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन ऐसे कहेगा कि आप किस बेसिस पर उसको हैरास करना है कैंडिडेट को। ये कैंडिडेट हाँ बोला कोई कुछ नहीं है, कोई कागजात नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि इनफॉर्मली किसको कहा हुआ जाके ले आओ। लेकिन वो तो तेज निकला, वो तो कहा कि कागज लाइए। और ये बात कल से वायरल है, ऐसा नहीं है कि ये बात रुकी हुई है, सबको पता है। हेडलाइन में आया था कि पप्पू यादव को घर पर छापा। तो लाख छापा का मतलब क्या समझा? नोट या बाकी और कुछ बंदूक, पिस्तौल, शराब एक्सेट्रा, जो भी सोचता है एक टिपिकल जो होता है। गाड़ी का चेकिंग कैसे हम लोग को नवादा में किया, जाते समय भी आते समय भी कि भाई आप खोलिए डिक्की खोलिए, तो उसी तरह एक कस्टमरी होता है। तो देखा होगा कि भाई यहाँ सीज है, आर्म है, फलना चिलना है, नहीं था। असल वो गाड़ी को सीज करना चाह रहा था जो कि प्रचार गाड़ी के लिए तैयार हो रही थी। तो एक तो उसको फ़ायदा भी, जैसा कमलेश ने कहा कि वो गठबंधन फ़ायदा भी, और दूसरा है कि हैरास करना होगा कि आप हैरास कर रहे हैं। वो आदमी वहाँ त्रिकोणात्मक है, वहाँ बीमा भारती और वो खड़ा हुए हैं संतोष कुमार, त्रिकोणीय मुकाबला है जी। तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए नए विषय के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़।